तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। सबसे पहले बता देते हैं कि आज के प्रश्नों को किसने भेजा है। तो सुशील चौहान जी, जिनके 82 नंबर आए हैं, मुरैना से हैं, इन्होंने प्रश्नों को भेजा है। सृष्टि वर्मा जी, ओबीसी 79 नंबर है, इन्होंने हमको प्रश्न भेजे हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साइंस से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो कहा है कि उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा यदि वस्तु लेंस के करीब में यानी कि लेंस के पास में रखी हो। अगर वस्तु लेंस के पास में रखी हुई है तो उत्तल लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। देखो वस्तु की स्थिति पर प्रतिबिंब डिपेंड करता है उत्तल लेंस में ना। कैसे कैसे आइए देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। उल्टा होता है सामान्यतः तो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन यदि वस्तु लेंस के बहुत करीब हो तो यह आभासी, सीधा और बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया कि वस्तु पास में रखी हुई है। आपसे जब भी प्रश्न पूछेंगे तो वस्तु की कंडीशन देंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी है। अगर वस्तु दूर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु एकदम करीब में रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु की स्थिति देकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि भाई देखो एमपीईएसबी या फिर कहें मध्य प्रदेश सरकार जाग चुकी है। लगातार भर्ती पर भर्ती निकल रही हैं। ठीक है, तो अभी जिनका एग्जाम एमपी पुलिस कांस्टेबल का बचा हुआ है, चाहते हैं कि अच्छे नंबर आ जाएं किसी भी तरह से, वो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अरविंद जी ने किया था। मात्र 6 दिनों में तैयारी करने के बाद में इनके 83 नंबर आए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे पुलिस कांस्टेबल के, जो हमने इनको नोट्स भेजे थे। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसआई की बड़ी भर्ती आने वाली है, आप सबको पता है, आ ही चुकी है। ठीक है, अब ये भर्ती पता नहीं कब आएगी, तो एक मौका है आपके पास में। तो एमपीएसआई के भी नोट्स उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में 5000 बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है। जो नेक्स्ट आपका कैलेंडर आने वाला है छात्रावास अधीक्षक की, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसमें 5000 वैकेंसी हैं और केवल 12th पास लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई खास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स मात्र 179 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। एमपीएसआई के लगभग 8-9 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक अभियोक्ता, कंप्यूटर, आईसीटी, पॉक्सो एक्ट, जीके, जीएस, ये सब कुछ नए नए सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। जो लोग पहले से नोट्स ले चुके हैं, चाहे ये और ये इनमें से कोई नोट्स लिया होगा, उनको छात्रावास अधीक्षक के नोट्स मात्र 149 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी छात्रावास अधीक्षक के नोट्स चाहिए तो भी आपको मात्र 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कोई 2 नोट्स आपको अगर एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, जो भी आप नोट्स मंगाएंगे। ठीक है, तो नोट्स मंगा करके जल्दी से तैयारी में लग जाइए। देख ही रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न अपने नोट्स में से पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन वहां पर दी गई थी। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एकदम फैक्ट वाले नहीं पूछे गए हैं, मतलब वाक्य बना करके आपको दिए गए हैं, फिर उसमें से पूछा है कि भाई क्या क्या कंडीशन बनेगी, है ना। तो चलिए आपको बता देते हैं भाई आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, धात्विक गुण, अभिक्रियाशीलता ये तीनों बढ़ती जाती है, जबकि आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और अधात्विक गुण घटते जाते हैं। ठीक है, हालांकि किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एकदम समान रहती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में जो है ये कंडीशन फॉलो होती हैं। और देख लीजिए एकदम डिटेल में आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी में अगर प्रश्न आ रहे हैं तो ये प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। देखो परमाणु आकार की अगर हम बात करें तो ऊपर
से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक नए तत्व के परमाणु में एक नया कोष जुड़ता चला जाता है। धात्विक गुण की बात करें तो धात्विक गुण भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता ये पूछा जा चुका है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती जाती है। अधात्विक गुण क्या होता है? अधात्विक गुण भी घटता जाता है। संयोजकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? संयोजकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, संयोजकता हमेशा समान रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कौन सा विभाग जल से संबंधित है, मतलब जल विभाग से संबंधित कौन सा विभाग है? ऑप्शन में मत्स्य विभाग दिया था, पेयजल विभाग दिया था, जल विभाग दिया गया था। तो ये सभी जो है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे विभाग जल से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो मत्स्य विभाग और पेयजल विभाग दोनों जल से ही जुड़े हुए विभाग हैं। मत्स्य विभाग यानी मछली पालन से संबंधित है, जबकि पेयजल विभाग स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो जल विभाग या जल संसाधन विभाग जल संसाधन के प्रबंधन जैसे कि सिंचाई योजना और अन्य जल संबंधी मुद्दों का ध्यान रखता है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो जल से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य विभाग समझ गया, ये जलीय जीवों और मत्स्य पालन से संबंधित है। पेयजल विभाग यानी कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराता है, और जल विभाग यानी कि जल प्रबंधन के बंटवारे वगैरह का काम जो है ये जल विभाग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों का उपयोग किया था, जिससे भारत एक एकीकृत राष्ट्र बना है। अगर हमको अभी अपना पूरा भारत जो नक्शा दिखाई देता है, ये नहीं होता अगर वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते। ठीक है ना, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए इसी योगदान की वजह से इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1947 से 1950 तक भारत के पहले ये उप प्रधानमंत्री रहे, और बाद में इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। रियासतों का जितनी भी रियासत थी भारत में, बहुत बड़ी चुनौती थी सबको एक साथ लाने के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारत का एकीकरण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे 1952 में, तो भाई विंध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें थी? तो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कुल 60 सीटें थी, और 48 जगह पर इसके लिए चुनाव किए गए थे। केवल विंध्य प्रदेश की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर 60 हो जाएगा। 1952 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के तत्कालीन भाग सी राज्य विंध्य प्रदेश में कुल 60 सीटें थी। विंध्य प्रदेश पार्ट सी में आता था, कुल 60 सीटें थीं, और इन 60 सीटों के लिए 48 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक है, तो 12 सदस्यीय थे, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र जो द्विसदनीय थे, 12 द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र थे, और 36 जो है वो एकल सदनीय निर्वाचन क्षेत्र थे। कुल मिलाकर के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में 60 सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए थे विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में 1952 में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज और लोहा किन किन जिलों में पाया जाता है? कंडीशन बना करके दिया गया था। फिर से आपको बता दे रहे हैं, आज जो प्रश्न आए हैं वो कंडीशन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना, एकदम फैक्ट की तुरंत आप आंसर बता दें ऐसा नहीं पूछा गया है, कंडीशन बना करके पूछा गया है। तो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज और लोहा किन किन जिलों में पाया जाता है, जिलों के नाम दिए गए थे, फिर उनको मिला करके आंसर देना था कि हाँ इसमें मैग्नीज इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें मैग्नीज इसमें लोहा पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है। सबसे पहले मैग्नीज की बात करेंगे तो बालाघाट का नाम आता है, या मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार वाला जिला है। उसके बाद में छिंदवाड़ा, यहाँ भी मैग्नीज पाया जाता है जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। फिर झाबुआ, इस जिले में भी मैग्नीज के कुछ भंडार पाए जाते हैं। फिर हो जाएगा कटनी, इस जिले में भी मैग्नीज का निष्कर्षण होता है। इन 4 जिलों में मैग्नीज आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। अब लोहा की बात करते हैं, तो लोहा देख लीजिए, तो बालाघाट सबसे पहले लोहा हो या मैग्नीज हो, दोनों में बालाघाट पाया जाता है। तो यहाँ लौह अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर? बालाघाट में। फिर आता है जबलपुर, यह जिला लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है छिंदवाड़ा, यहाँ भी लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। फिर है सिहोरा जबलपुर, कुछ खनन परियोजना इस क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए संचालित की जाती है ना। तो इन्हीं को कॉम्बिनेशन बना करके पूछा गया था, जैसे कि बालाघाट हो जाएगा, बालाघाट में भाई मैग्नीज भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है। इसी तरह आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा, लोहा भी पाया जाता है मैग्नीज भी पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बना करके आपसे प्रश्न पूछा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आग की खोज कब की गई थी? तो देखो, आग की खोज में 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो मध्य पाषाण काल और एक पुरा पाषाण काल। ज़्यादातर लोग इसे पुरा पाषाण काल ही मानते हैं, लेकिन यूपीएससी में जब ये प्रश्न आया था तो इसके ऊपर आपत्ति लगाई गई थी, तो बाद में यूपीएससी ने मध्य पाषाण काल माना था। लेकिन अब तुम्हारा एएसबी क्या मानता है, ये एएसबी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, एएसबी कुछ भी मान सकता है ना। तो चलिए बता देते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं और क्या आंसर होना चाहिए। तो आग की खोज किसी एक निश्चित तिथि पर नहीं की गई थी, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो पुरा पाषाण काल में लगभग 1.5 से 2 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। शुरुआती मनुष्यों ने प्राकृतिक आग जैसे कि बिजली से लगने वाली आग का उपयोग करना शुरू किया था, और लगभग 400 साल पहले, 400,000 साल पहले उन्होंने नियंत्रित तरीके से आग खोजना शुरू कर दिया था, लगभग 4 लाख साल मान सकते हैं। तो सबसे पहले होगा प्राकृतिक आग का उपयोग। तो आज मानव प्राकृतिक आग जैसे कि बिजली से लगी आग का उपयोग खाना पकाने, गुफाओं को गर्म रखने और शिकारियों से बचाव के लिए करते थे। बिजली गिर जाती थी, कहीं पर आग लग गई तो उसी को उठा लाते थे अपनी गुफा में रखने के लिए, है ना। फिर आग पर नियंत्रण, लगभग 4 लाख साल पहले मनुष्यों ने आग को नियंत्रित करना, उसे जलाकर रखना सीख लिया था। इस वजह से यहाँ पर मध्य पाषाण काल माना जाता है। तो आग की खोज तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अपन ने यूज करना कब शुरू किया था, तो मध्य पाषाण काल में शुरू किया था, है ना। चलिए, प्रगतिशील खोज, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आग को नियंत्रित करने एवं स्वयं आग को जलाने के तरीके विकसित करने की प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई थी। इसलिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल को आग की नियंत्रित खोज के लिए जाना जाता है। तो आपका आंसर पुरा पाषाण होगा या फिर मध्य पाषाण होगा। अब जब आंसर की आएगी तब देखा जाएगा, क्योंकि देखो हर सेट में 3 से 4 प्रश्न आपको गलत मिल रहे हैं, और क्यों गलत मिल रहे हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको इन पर आपत्ति लगानी है तो पहले आपको एक प्रश्न के लिए 150 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे भी अच्छी खासी कमाई ईएसबी की हो जाती है। तो ऐसा देखा जा रहा है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, आपको हर जगह कम से कम 3 से 4 प्रश्न गलत जरूर देखने को मिल रहे हैं, चाहे उनका ऑप्शन गलत कर दें, कुछ भी कर दें, और वो जानबूझकर किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में दाग और हुलिया प्रणाली दी गई थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली पूरा आपको समझा देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली के 2 मुख्य हिस्से थे, बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार। पहली बात तो बाजार पर नियंत्रण करना चाहता था, दूसरी बात सैन्य को सुधार करना चाहता था। जितने भी सैनिक वगैरह हैं उनका हुलिया रखेंगे, कितने घोड़े दिए जा रहे हैं, उन सब की व्यवस्था की जाएगी। तो बाजार नियंत्रण के तहत उन्होंने अनाज, कपड़े, गुलामों और पशुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए थे और कीमतें तय की थी। वहीं दाग और हुलिया प्रणाली सैन्य सुधारों का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सैनिकों और घोड़ों का रिकॉर्ड रखना था, ताकि सेना की दक्षता और निष्ठा को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोनों काम इन्होंने किए थे, बाजार के लिए भी काम किया था और सेना के लिए भी काम किया था। अब इन्होंने कुछ विभाग बनाए थे, ये विभाग देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले था दीवान रियासत। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों बनाया था? बाजार का सर्वोच्च अधिकारी था जो नियमों को लागू करता था। फिर बनेगा सहनाय मंडी। ये क्या होता था? तो ये अनाज बाजार हुआ करता था, इसे हम गल्ला मंडी का अधीक्षक कहा करते थे। फिर था सराय ए अदल। यह निर्मित और आयातित वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों का बाजार था। तो मूल्य नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय कर रखी थी और जमाखोरी नियंत्रित किया था। अगर कोई भी जमाखोरी करता या फिर कोई बेईमानी करता तो उतने हिस्से का जो है उसका मांस तौल दिया जाता था कटवा करके। इसलिए कभी भी इनके टाइम पर जो है घूसखोरी या फिर कहें चोरी बाजारी, ये सब काला बाजारी नहीं होती थी। गुप्तचर बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए बरीद और मुनिया जैसे गुप्तचरों की नियुक्ति की गई थी। मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इसके लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। चलो, तो ये हो गया बाजार व्यवस्था। अब देख लीजिए सैन्य प्रणाली देख लीजिए। तो दाग और हुलिया प्रणाली। सबसे पहले दाग क्या होता है? तो यह घोड़ों पर एक ब्रीडिंग चिन्ह लगाने की प्रथा हुआ करती थी। घोड़ों को दाग दिया जाता था कि ये भैया इनका घोड़ा है, तो वो पता चलाता था भाई किस सैनिक के पास में कितने घोड़े हैं। उद्देश्य देखो क्या था इसका? सेना के घोड़ों को बदलने से रोकना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनको दाग दिया जाता था। हुलिया क्या है? हुलिया यानी कि चेहरा। हर सैनिक का विस्तृत विवरण रखने की प्रथा थी। उद्देश्य क्या था? सैनिकों की पहचान सुनिश्चित करना और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए हुलिया प्रथा का इस्तेमाल किया गया था। अब आपके लिए अगर अलाउद्दीन खिलजी से कोई भी प्रश्न आएगा, उसकी बाजार नियंत्रण से, उसकी सैन्य व्यवस्था से आप आसानी से कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि एक प्रश्न को आपको एकदम डिटेल में समझाएं, जिससे कोई भी प्रश्न अगर आगे पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर सकें। अगला, भारत की छत किस पठार को बोलते हैं? बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख के जो ऊंचे स्थान हैं उनको भारत की छत कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो भारत की छत किसी एक पठार को नहीं, बल्कि अक्सर लद्दाख के ऊंचे इलाके को कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन में भी दिया था कि लद्दाख का जो ऊंचा इलाका है वो भारत की छत कहलाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे भाई दुनिया का छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहते हैं। अगर पूछे भारत की छत किसको कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं, ठीक है। चलिए
लद्दाख देख लीजिए, भारत की छत शब्द का प्रयोग अक्सर भारत के लद्दाख के क्षेत्र के लिए किया जाता है, जो बहुत ऊंचे और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं। वहीं अगर पामीर के पठार की बात करते हैं, इसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और हिमालय, तियानसेन, काराकोरम, कुनलून और हिंदुकुश जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर यह स्थित है। पामीर का पठार तिब्बत का पठार भी कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 करंट अफेयर। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में कौन से व्यंजन को अपनाया गया था, यानी कौन सा ऐसा व्यंजन था जिसको खजुराहो नृत्य महोत्सव में अपनाया गया था। विदेशी व्यंजन थे, भारतीय व्यंजन थे या फिर मध्य प्रदेश के व्यंजन थे। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के व्यंजनों का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न आगे जरूर बनेंगे करंट अफेयर के, तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले 51वां नंबर का था, ध्यान रखना, 51वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 प्रमुख आकर्षण क्या थे। पहला था शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया था। 100 प्रतिभागियों ने 24 घंटे तक विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का इन्होंने प्रदर्शन किया था। ठीक है, डेट याद रखना, 19 से 20 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद है भव्य शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियां, तो विभिन्न प्रकार के नृत्यों जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, इन सब का प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद है पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, तो फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की समृद्ध खान पान परंपरा का अनुभव प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा गया कि कहाँ की खान पान परंपरा का अनुभव दिया गया था, तो मध्य प्रदेश की खान पान परंपरा का अनुभव यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद में हस्तशिल्प मेले का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था और कला और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। ये सब आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला पूछा गया है 2025 में मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं जल मंत्री कौन है। दोनों में से एक पूछा गया था, लेकिन कंफ्यूजन में था कि भाई जनजाति पूछा था कि जल पूछा था, तो चलिए आपको दोनों बता देते हैं। तो देखो, 2025 में मध्य प्रदेश के जो जनजातीय मंत्री हैं वो कुंवर विजय शाह हैं। ठीक है, जनजातीय मंत्री कौन है, कुंवर विजय शाह। जल संसाधन मंत्री कौन है, तो तुलसीराम सिलावट हैं। तो इनके जो नियुक्ति वाली वीडियो PDF है वो हमने दे रखी है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको नियुक्ति की PDF, रेलवे कोड की PDF, मेगावाट बिजली का उत्पादन PDF, बांधों की PDF, ये सब दी गई है जिन लोगों ने नोट्स लिया है ना। देखो, हमारे नोट्स स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि जो अभी नया टॉपिक ESB पूछ रही है उसके ऊपर ही आपको हम नोट्स दे रहे हैं, फालतू के नोट्स नहीं है। मतलब कोई फालतू का काम नहीं है कि इसको भी पढ़ना उसको भी पढ़ना, क्या क्या पढ़ने, वही पढ़ें जो पूछे जा रहे हैं और वही नोट्स हम आपको दे रहे हैं। जैसे रेलवे कोड अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन भाई ESB पूछ रहा है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके भी नोट्स हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो, जनजातीय कार्य मंत्री कौन हो गए, कुंवर विजय शाह हो गए। जल संसाधन मंत्री कौन हो गया, तुलसीराम सिलावट हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया था, कंडीशन दे करके, कि अगर आप बाइक या फिर साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं, यह प्रक्रिया मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है। तो ये मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। देखो, यह प्रक्रिया मेरुरज्जु द्वारा संसाधित की जाती है, लेकिन यह एक प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमेशा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ही जिम्मेदार रहती है, जिसमें मस्तिष्क की भूमिका बाद में होती है। जब आप गिरते हैं तो आपके शरीर को झटके का एहसास होता है और मेरुरज्जु तुरंत एक संदेश भेजता है कि आप जो है खड़े हो जाइए, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। बाद में मस्तिष्क को इसके बारे में पता चलता है। पहले आप खड़े हो जाओगे, फिर आपके माइंड को पता चलेगा हाँ भाई कहीं पर चोट लगी, कहीं पर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है। शरीर के किसी भी हिस्से को मिली जानकारी मेरुरज्जु तक सबसे पहले पहुंचती है, फिर मेरुरज्जु उसको जो है माइंड तक पहुंचाता है। ब्रेन क्या करता है, यह प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में मेरुरज्जु मस्तिष्क को इस बारे में सूचित करता है, फिर मस्तिष्क उसके ऊपर एक्शन लेता है। कहीं पर चोट लग गई तो फिर आप उसको ऐसे रगड़ने लगते हैं, तो ये मस्तिष्क कहता है भाई तुम्हारे यहाँ पर चोट लग गई, इसको रगड़ लीजिए, आराम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहुंचाता कौन है उस तक, तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड उसको वहां तक पहुंचाती है। अब देखो, प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे छींक आना, सुई चुभने पर हाथ का पीछे हटना। अब देखो, सुई चुभी तो तुरंत हाथ पीछे हट जाता है ना, अगर आपका हाथ आग में जल रहा है तो तुरंत पीछे हट जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले मस्तिष्क के पास पहुंचेगा, फिर मस्तिष्क कहेगा भाई हाथ को पीछे हटाओ, तब तक तो हाथ जल जाएगा ना। तो ये सारी प्रक्रिया स्पाइनल कॉर्ड की मदद से होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तुरंत होने वाली प्रक्रिया है। चलिए, तो ये आपका हो गया साइंस जी के, GS करंट अफेयर MPG के। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में पहला प्रश्न था, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर खोल दिया जाए तो कौन सी नई आकृति बनेगी, ये पूछा गया था। इसके बाद में sin 25 का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। इसके बाद में एक मिश्रण का प्रश्न था कि दूध और पानी का अनुपात 7.2 अनुपात 7.5 है, यदि 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। फिर एक आपका चुनाव वाले एक प्रश्न आया था, चुनाव वाला मतलब इतने वोट से जीत जाता है, हार जाता है, डिफरेंस वाला। उसके बाद में 364 रेशियो 466 को सरल कीजिए। ट्रेन से आपके 3 से 4 प्रश्न रेलगाड़ी के भी आए थे।
टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आए थे। CISI का आज एक भी प्रश्न नहीं आया है। और देखो एक आपका माध्यिका पूछा गया था 60, 61, 62, 63, 64 इसकी माध्यिका क्या होगी? तो मीन मीडियन मोड यानी कि बहुलक माध्य माध्यिका के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना, आगे नाम लिख देना बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी 2 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग में एक प्रश्न पूछा था कि 6 व्यक्ति ABC और PQR एक गोलाकार मेज के चारों तरफ अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। P जो है वो B के सामने बैठा है, C R के सामने बैठा है, तो भाई A के सामने कौन बैठेगा, ये पूछा गया था। उसके बाद में क्लॉक से पूछा गया था 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। फिर पूछा गया था कैलेंडर से 26 जनवरी 2023 को अगर गुरुवार है तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो 2023 में कब मनाया गया है। तो पता ही है स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को होता है, तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। उसके बाद में फिगर काउंटिंग के 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक पूछा गया था वर्ग काउंट करने के लिए कि कितने वर्ग दिए गए हैं, एक चित्र दिया था, फिर बोला था वर्ग काउंट करके बताइए, तो लगभग 100 उसका उत्तर आ रहा था। ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न थे, मानसिक अभिरुचि के 3 से 4 प्रश्न थे, और त्रिभुज काउंटिंग का भी एक प्रश्न आया था। तो काउंटिंग ऑफ फिगर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं आज। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न थे, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न थे, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं रीजनिंग में। ठीक है। बाकी पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से भी एक प्रश्न आया है, यानी 2 प्रश्न आपके नॉन वर्बल के पूछे गए हैं, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के। ठीक है। बाकी AB का मान रखने वाली एक सीरीज आई थी, यानी A का मान 1 है, B का मान 2 है, C का मान 3 है, इस तरह से जो है एक अल्फाबेट सीरीज पूछी गई थी। बाकी एक पजल पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न था, और डायरेक्शन के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं कितने प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो मैथ के 20 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 35 प्रश्न हैं, यानी कुल मिलाकर के लगभग 55 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के पूछे गए हैं। साइंस के 10 से 12 प्रश्न हैं, बाकी आपका GK GS करंट अफेयर है। नंबर देख लेते हैं तो 78, 80, 81, 78, 77, 82 ये नंबर आज देखने को मिले हैं छात्रों के। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7052547003, जिस पर मैसेज करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक की 5000 बड़ी वैकेंसी आ रही हैं, आपको पता है, और केवल 12th पास वाले इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए, ना कोई ग्रेजुएशन ना कुछ। अगर आप 12वीं पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2025 के नए कैलेंडर में इसको शामिल किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना दी है, इसलिए हमने इस पर वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है। चलो, टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।